गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो प्रिय स्टूडेंट्स, अपन ने पार्ट ए के अंदर है ईडीबीसी का है, अपन ने पेपर सॉल्यूशन शुरू किया था। उसमें अपन में एक पार्ट है, वो पार्ट वन है, वो कल हो गया था पिछले समय क्लास में, और आज अपन ने पार्ट टू लेके आए हैं। उसके अंदर है अपन ने दो पेपर सॉल्यूशन किए थे, और आज भी अपन ने मिनिमम 2 से 3 पेपर है वो सॉल्यूशन करेंगे। तो अपन पिछले 4 से 5 साल के जितने भी पेपर है अगर अपन सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें लगभग 70 से 80% कोर्स है वो अपना उसमें मिल जाता है। तो अपने क्या है, पाठ्यक्रम किस हिसाब से पढ़ना है अपन को, अपनी तैयारी की है उसका रिवीजन भी हो जाता है, और अपन को पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कौन से आने वाले हैं। उसके अलावा एग्जाम से एक दिन पहले आपके लिए गैस पेपर है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और जो भी न्यू टाइप है वो भी पिछले 4 से 5 साल के जितने भी न्यू टाइप है वो भी प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक सेमेस्टर के वो प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। तो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के चैनल को है आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर है सारे आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, न्यू टाइप और थ्योरी दोनों के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अपने पिछली क्लास के अंदर है लगभग 2 पेपर सॉल्यूशन कर लिए थे, और आज अपन है उनसे आगे है 2-3 और पेपर सॉल्यूशन बचे हुए, उनको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आज अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे इसका ईडीबीसी का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का 2020-21 का। कौन सा करेंगे? 2020-21 का पेपर सॉल्यूशन है आज अपन करने वाले हैं। और 2020-21 के अगर अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन संख्या 3, इसकी 5 डेफिनेशन आती है इसमें। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है एग्री एंटरप्राइज। क्या है? पहली है एग्री एंटरप्राइज, यानी कि कृषि उद्यम क्या होता है। तो वह उद्यमिता जिससे कृषि से जुड़े कार्य और व्यवसाय किया जाता है, कृषि उद्यमिता या एग्री एंटरप्राइज कहलाती है। एग्री एंटरप्राइज क्या होती है? जिसके अंतर्गत अपन कृषि से जुड़े कोई भी उद्यमिता या कृषि से जुड़े कोई भी उद्यम करते हैं तो उसको अपन एग्री उद्यम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। पिछले क्लास के अंदर अपन ने कम्युनिकेशन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो किए थे। अगला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके बारे में भी अपन ने पिछले क्लास में चर्चा की है। पिछली क्लास के जो प्ले लिस्ट है, अपन आप जिस प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो को देख रहे हो उसी प्ले लिस्ट में आपको आपके सेमेस्टर की है वो सारे पेपर सॉल्यूशन की क्लास मिल जाएगी। तो जाकर है वो भी है, उनको भी ले लीजिए। अगला अपना क्वेश्चन है वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्या है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट? क्या होता है? राजकीय संस्था क्या होती है? तो राजकीय संस्था क्या होती है कि ऐसे सामूहिक क्षेत्र या संस्था जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे सरकारी अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, कोई भी संस्था या कोई भी समूह जिसका संचालन है वो सरकार स्वयं करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन राजकीय संस्थान या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, लागत मुनाफा विश्लेषण क्या होता है। क्या क्वेश्चन है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या लागत मुनाफा विश्लेषण के बारे में अपन को बताना है। तो ये एक निर्णय के लाभ को मापने के लिए या उसकी कार्रवाई करने से संबंधित लागत को कम करने की प्रक्रिया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है कि एक निर्णय के लाभ को मापने के लिए या उसकी कार्रवाई करने से संबंधित जो लागत होती है उस लागत को कम करने की प्रक्रिया होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। अपन देखते हैं इसे अगला क्वेश्चन। अगला अपना जो डिफरेंट है वो है मॉनिटरिंग और एल्युएशन, यानी कि निगरानी और मूल्यांकन के बीच में अपन को अंतर बताना है। मॉनिटरिंग और एल्युएशन या मूल्यांकन के बीच में अपन को अंतर बताना है। अगर अपन बात करें मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग में प्रगति और कार्यान्वयन पर नजर रखी जाती है। मॉनिटरिंग में अपन क्या करते हैं? जो कार्य अभी प्रगति में है या फिर वो कार्य का अपन अभी कार्यान्वयन कर रहे हैं उसकी है वो नजर रखी जाती है। लेकिन अगर अपन मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में समग्र परिणामों और प्रभावों का आकलन किया जाता है। मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग होती है वो योजना के जीवन चक्र के दौरान आयोजित सतत प्रक्रिया है। कोई भी अपने जीवन योजना है उस योजना का अपन अगर चल रही है तो उस योजना के चलने के दौरान अपन जो भी आयोजित सतत प्रक्रिया करते हैं उसको अपन निगरानी बोलते हैं। लेकिन मूल्यांकन है वो विशिष्ट बिंदुओं पर या परियोजना के पूरा होने के बाद में होता है। मूल्यांकन अपन करते हैं वो कोई भी अपना कार्य पूरा होता है उसके बाद में करते हैं।
लेकिन अगर निगरानी की बात करें तो निगरानी होती है वो स्टूडेंट्स कार्य जब चलता रहता है उस टाइम की जाती है। जैसे अपने खेत में फसल है, अपन उस फसल की निगरानी करेंगे, यानी कि उस फसल के बारे में देखेंगे कि उस फसल में पोषण किस प्रकार से आया है, फलन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको सिंचाई की कब आवश्यकता रहती है, ये सब भी आती है निगरानी के अंदर। लेकिन जब फसल कटने के बाद में अपन को जो उपज प्राप्त होती है उसका अपन मूल्यांकन करते हैं कि पिछले वर्ष अपन को पिछली सीजन में कितनी अपन को मुनाफा हुआ, इस सीजन में कितना मुनाफा हुआ, इस सीजन में अपन ने अलग से कौन से प्रोडक्ट यूज किए, तो वो आते हैं अपने मूल्यांकन के अंदर। निगरानी में वास्तविक समय डेटा संग्रह और विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। निगरानी में वास्तविक समय का, डेटा संग्रह का और विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में विभिन्न तरीकों और उपकरणों का उपयोग करके अपन अधिक से अधिक व्यापक और गहन आकलन शामिल करते हैं। निगरानी में तो सिर्फ अपन वास्तविक समय, डेटा संग्रह और विश्लेषण का उपयोग करते हैं, लेकिन मूल्यांकन की बात करें, जब मूल्यांकन की बात आती है तो इसमें विभिन्न तरीकों और उपकरणों का अपन काम में लेते हैं, व्यापक और गहन आकलन इनका किया जाता है। अगला अपने डिफरेंट की बात करें, अगले अंतर की बात करें तो अगला अंतर है अपन उपभोक्ता विज्ञापन, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग और लोक सेवा विज्ञापन, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। सॉरी, अगर अपन कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग या उपभोक्ता विज्ञापन की बात करें तो इसके लिए भुगतान की आवश्यकता होती है, लेकिन पब्लिक सर्विस अपन विज्ञापन की बात करें, लोक सेवा विज्ञापन की बात करें तो इसके लिए भुगतान की अपन को आवश्यकता नहीं होती है। कंज्यूमर के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है, कंज्यूमर विज्ञापन है उसके लिए भुगतान की आवश्यकता होती है, लेकिन पब्लिक सर्विस जो विज्ञापन है उसके लिए भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। जो कंज्यूमर विज्ञापन है यह विशिष्ट उपभोक्ता उत्पादों का विज्ञापन करके वाणिज्यिक विपणन उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करता है, जबकि पब्लिक विज्ञापन है, पब्लिक सर्विस विज्ञापन है, यह दर्शकों की आवश्यकता को पहचानने के लिए उपकरण काम में लिया जाता है। अगला है कि उपभोक्ता विज्ञापन उपभोक्ता के उतार चढ़ाव का साझा करता है। उपभोक्ता विज्ञापन होता है वो उपभोक्ता के उतार चढ़ाव का साझा करता है, लेकिन पब्लिक सर्विस विज्ञापन है ये मन की भावनाओं का साझा करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि उद्यमिता व्यवहार के सिद्धांत को बताना है। क्या बताना है? एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को बताना है, उद्यमिता व्यवहार को अपन को बताना है। उद्यमशील व्यवहार से तात्पर्य उद्यमियों की कार्य करने और सोचने के तरीकों से। उद्यमशील व्यवहार की अगर अपन बात करें, उद्यमिता व्यवहार की बात करें तो उद्यमिता व्यवहार क्या होता है? जो उद्यमशील व्यक्ति होते हैं उन उद्यमशील व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता और उनके सोचने का तरीका है उससे संबंधित होता है। इसमें पहल करना, कोई भी व्यवसाय शुरू करने की पहल करना, उसको परिकलित करना, उसको जोखिम लेने की क्षमता, सभी इसमें शामिल है। उसके बाद में और अपन आगे देखते हैं, इसमें मूल्य सर्जन के लिए नवाचार करना शामिल है। मूल्य सर्जन के लिए कोई भी अपन नवाचार करते हैं, कोई भी नया कार्य करते हैं, वो भी शामिल है। उद्यमशीलता व्यवहार में अवसरों की पहचान करना और नवीन विचारों को सक्रिय कार्यान्वयन करना शामिल है। इसमें कोई भी अपन अवसर है, अवसर की पहचान करते हैं, कोई भी अच्छा अवसर मिलता है तो अपन उसमें उस समय अपने व्यवसाय से एक नया उत्पाद लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा नवीन विचार अपन सोच सकते हैं। जैसे कोई भी उद्यमी है तो ये सोच सकता है कि आगे आने वाला समय है वो अपना ऑर्गेनिक समय है, तो ऑर्गेनिक समय के लिए अपन को ज्यादा से ज्यादा और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अपन को है उत्पाद करना है, ऐसे भी अपन सोच सकते हैं। इसमें रचनात्मक दृढ़ता और व्यक्तिगत ड्राइव की आवश्यकता वाली गतिविधियों का समूह शामिल है। यह उत्पादों या सेवाओं के प्रभावी विपणन के लिए मौजूद विचारों को नया करने और बढ़ावा देने की समझ से बनाता है। ये है मुख्य रूप से उद्यम जो होते हैं उनके सोचने की क्षमता। अगला अपना क्वेश्चन है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? तो ये 2023-24 के क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अगला अपना क्वेश्चन है कि मैकक्लेलैंड सफलता का अपन को सिद्धांत को बताना है। मैकक्लेलैंड सफलता या उपलब्धि की आवश्यकता सिद्धांत के बारे में अपन को बताना है। अगर अपन मैकक्लेलैंड थ्योरी की बात करें तो इसको 3 नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जो मैकक्लेलैंड थ्योरी है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? 3 नीड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकक्लेलैंड ने 1961 के अंदर दी थी। कब दी थी? 1961 के अंदर डेविड मैकक्लेलैंड नामक वैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे,
इन्होंने वो मैकलेन सफलता का आवश्यक सिद्धांत दिया था। इसको अपन 3 नीड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास अपने आसपास के कल्चर व जीवन के अनुभव से होता है। जो मैकलेन थ्योरी है, इसका विकास है वो अपने आसपास की जो कल्चर होती है, अपने आसपास की संस्कृति और अपने जो जीवन यापन होता है उसके तरीकों से होती है, उनके अनुभवों से होती है। मैकलेन ने कहा कि 3 आवश्यक जरूरत होती है जो इंसान के लिए मोटिवेशन प्रेरित करती है, उसको मोटिवेट करती है। 3 जरूरतें होती है जो इंसान को मोटिवेट करती है। कौन कौन सी जरूरतें हैं वो अपन देखेंगे अभी। इसके लिए इसे हम लर्न नीड थ्योरी या 3 आवश्यक थ्योरी भी कहते हैं। इसमें नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर ये होती है। तो अपन इसमें देखते हैं नीड फॉर अचीवमेंट। अगर अपन नीड फॉर अचीवमेंट की बात करें, किसी भी टास्क को पूरा करने के बाद हमें अचीव मिलता है। कोई भी अपन कार्य है उसको पूरा करने के बाद में हमें जो सफलता मिलती है, जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसका फीडबैक जांचते हैं, चाहते हैं। अपन कोई भी काम करते हैं तो उसका फीडबैक चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पेपर अपने सबके सामने पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो इसका भी आपको फीडबैक देना चाहिए कि किस प्रकार से आपको क्लास लगी। तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे किस प्रकार से है वो फीडबैक मिलता है। सभी चाहते हैं ये, उनको अच्छा लगता है कि वो टास्क को पूरा करें। और हमें टास्क पर जब काम करते हैं तब तक वो है पूरा ना हो जाए। जब तक अपन है उस टास्क पर काम करते हैं, जब तक कोई भी टास्क है वो पूरा नहीं हो जाए। मैकलेन ने ऐसे व्यक्तियों का संगठन का बैकबोन बताया है जो ये संगठन की फास्ट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मैकलेन ने जो संगठन होता है उस व्यक्तियों के संगठन को बैकबोन बताया है, जो व्यक्ति कोई भी कार्य को है फास्ट ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अगला है नीड फॉर पावर। शक्ति की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति के भीतर किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण और अधिकार रखने के लिए इच्छा है। कोई भी व्यक्ति है उसके भीतर किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण और उस पर अधिकार रखने की इच्छा होती है और अपनी इच्छा के अनुसार है इसके निर्णय को प्रभावित करने और बदलने की होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य बताना है। क्या क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य बताना है। सरकार कोई भी उद्यमिता विकास से संबंधित कार्यक्रम करती है, उनके क्या एम है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके उद्देश्यों के बारे में अपन को बताना है। सरकार द्वारा उद्यमिता विकास हेतु PMKY योजना 2015 में चलाई गई। प्रधानमंत्री जो PMKY योजना है ये 2015 के अंदर है वो चलाई गई थी। आवश्यक सामग्रियों का उत्पाद हेतु उच्च कौशल का ज्ञान ग्रामीण लोगों तक फैलाया गया। इन कार्यक्रमों के द्वारा कौशल योग्यता के अनुसार उद्यमिता का विकास किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो PMKYN वो। इसके अंतर्गत किसी नए विचार उत्पाद सेवा की जानकारी उपलब्ध कराना। कौशल विकास योजना का एक मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार देना है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि बेरोजगार जितने भी है बड़े पैमाने पर, जो उन बेरोजगारों को योग्यता अनुसार है वो रोजगार देना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट या डिजिटल स्रोतों द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था, उस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था इंटरनेट या डिजिटल स्रोतों द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना। देश में मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को विकसित किया गया। मेक इन इंडिया है, उस मेक इन इंडिया को योजना को पूरा करने के लिए है सौर ऊर्जा को विकसित किया गया। अगला अपना क्वेश्चन है कि बिजनेस लीडरशिप स्किल क्या होती है। तो ये अपन ने 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन में कर लिया है। अगला है क्वेश्चन शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। शॉर्ट एनालिसिस भी अपन ने 21-22 के पेपर के अंदर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि मांग की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताएं एवं कोई कैसे इन अनिश्चितताओं को पूरा कर सकता है, उनके बारे में अपन को बताना है कि मांग है जो मांग की भविष्यवाणी से जुड़ी है कौन कौन सी अनिश्चितता होती है और उन अनिश्चितताओं को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं अपन। मांग की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितता मांग पूर्वानुमान त्रुटि और अनिश्चितता को कम करने के लिए पहला कदम है और इसको समझना कौन से कारक मांग के लिए
पैटर्न को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक भी हो सकते हैं, जैसे उत्पाद सुविधाएं, मूल्य निर्धारण, विपणन, बाहरी कारक, ग्राहक व्यवहार, प्रतिस्पर्धा और व्यापक आर्थिक। अगले अपन की बात करें तो मांग की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितता को पूरा करने के उपाय कौन कौन से उनकी अगर अपन बात करें तो अपने मांग चालकों को है वो समझना चाहिए कि मांग किस प्रकार की रहती है। सही पूर्वानुमान पद्धति को चुनना चाहिए। अपने पूर्वानुमानों को मान्य करें और अध्ययन करें। परिदृश्य योजना और संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए। सहयोगी और एकीकृत टूल का उपयोग करना चाहिए। लगातार सीखते रहना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। और यहाँ और क्या विचार करना चाहिए, यहाँ कैसे और क्या है उन पर विचार करना चाहिए। लगातार अपन को सीखते रहना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी है कितना भी है वो अपना है टारगेट हासिल क्यों नहीं कर ले लेकिन उसको है सीखने की प्रवृत्ति है उसके अंदर लगातार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की उद्यम प्रक्रमों का वर्णन करें। अपन को बताना है उद्यम के जो प्रकार है, उद्यमी प्रक्रम के प्रकार है उनके बारे में अपन को बताना है। तो इसमें पहला है सोल प्रोपर एंटरप्रेन्योर्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये है मुख्य रूप से उद्यमी प्रक्रम के प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जैसे सोल प्रॉपर्टी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला है सोले प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें स्वयं के बिजनेस को शामिल किया जाता है। स्वयं के द्वारा चलाया गया बिजनेस सोले प्रॉपर्टी एंटरप्राइज कहलाता है। स्वयं के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसको बोलते हैं। दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें पूर्वजों द्वारा चलाए गए व्यवसाय को शामिल किया गया है और इस बिजनेस को सुचारू रखा जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ये पूर्वजों द्वारा चलाया गया बिजनेस है और इसको अपन सुचारू रखते हैं। अगला है पार्टनरशिप। इसमें किसी संबंधी या रिश्तेदार के साथ में मिलकर किया जाने वाला बिजनेस होता है। अगला है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके आया अपन ने 2022-23 के अंदर है वो कर लिया है। अब अपना आता है 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। कौन सा क्वेश्चन पेपर आता है? अगला अपना क्वेश्चन पेपर है वो है 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। अगर मैं 2023-24 के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है व्यावसायिक संचार या बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन या व्यावसायिक संचार की मैं बात करूं तो व्यावसायिक संचार का मतलब है किसी कंपनी के अंदर या बाहर किसी के साथ व्यापार से जुड़ी जानकारी, विचारों या विचारों का आदान प्रदान करना। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि व्यावसायिक संचार का मतलब होता है किसी भी कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर किसी के साथ व्यापार से जुड़ी जानकारियों का आदान प्रदान करना या विचारों का आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व या लीडरशिप क्या होती है? किसी व्यक्ति या लोगों के समूह की क्षमता किसी संगठन, समाज या टीम के सदस्यों को प्रभावित करना और उनका मार्गदर्शन करना लीडरशिप कहलाता है। लीडरशिप या नेतृत्व की बात करें तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति या लोगों के समूह की क्षमता या किसी संगठन, समाज या टीम के सदस्यों को प्रभावित करना और उनका मार्गदर्शन करना ही क्या कहलाता है? लीडरशिप या नेतृत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है? उपलब्धि प्रेरणा क्या होती है? तो उपलब्धि प्रेरणा को व्यक्ति की अपने उच्चतम प्रदर्शन स्तर की और काम करने की क्षमता को ये उपलब्धि प्रेरणा कहा जाता है। उपलब्धि प्रेरणा क्या होती है कि व्यक्ति की अपने उच्चतम प्रदर्शन स्तर की और काम करने की क्षमता होती है, उसको उपलब्धि प्रेरणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट क्या होता है या प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन का मतलब है किसी चीज को व्यवस्थित और नियंत्रण करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। क्या होता है? किसी भी चीज है, कोई भी कार्य है, उसको व्यवस्थित तरीके से उनका है नियंत्रण करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। अगला है
वेंचर कैपिटल क्या होता है? उद्यम पूंजी क्या होती है? उद्यम पूंजी नए कारोबारों की शुरुआत करने के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी को कहते हैं। कोई भी कारोबार है, अपन नया कारोबार शुरू करते हैं, उस नए कारोबार को शुरू करने के लिए अपन जो भी पूंजी है वो जुटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उद्यम, वेंचर कैपिटल या उद्यम पूंजी के नाम से जाना जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि उद्यमी और उद्यमिता के बीच में क्या अंतर है? एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या अंतर है? उद्यमी का मतलब है नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति। उद्यमी क्यों कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति होता है। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जो व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति होता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, और व्यवसाय शुरू करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। इसका केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, जबकि इसका केंद्र बिंदु व्यवसाय की प्रक्रिया या प्रोसेस होती है। जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और जो पर्सन होता है उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसका कार्य व्यवसायिक गतिविधियों का अंजाम देना होता है। जो व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम देता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप का कार्य है व्यवसायिक विकास की योजना और कार्यान्वयन करना। एंटरप्रेन्योर उद्देश्य मुनाफा और व्यवसाय को बढ़ाना होता है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप का उद्देश्य होता है नवाचार और व्यवसायिक विकास करना होता है। तो ये एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में अंतर था। अगला है अपना कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केंद्र के बीच में क्या अंतर है? एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। किसानों को कृषि संबंधित नई तकनीकों को सलाह देना एग्री क्लिनिक होता है। एग्री क्लिनिक क्या होता है? किसानों को कृषि से संबंधित नई तकनीकी सलाह देना। अगर एग्री बिजनेस सेंटर की बात करें तो कृषि उत्पादों और सेवाओं का व्यापार करना कृषि बिजनेस एग्री बिजनेस सेंटर होता है। अगर कोई भी किसानों को जानकारी देता है तो वो एग्री क्लिनिक के अंदर दी जाती है। और जबकि व्यवसाय है, कृषि उत्पादों को बिजनेस करना होता है, व्यापार करना होता है, तो वो एग्री बिजनेस सेंटर में करते हैं। कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाना एग्री क्लिनिक के कार्य है कि कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना, जबकि एग्री बिजनेस सेंटर में व्यवसायिक और लाभ को बढ़ाना होता है कार्य इसका। एग्री क्लिनिक की मैं एग्जांपल बात करूं तो मृदा परीक्षण, निदान, फसल रोग आदि है जो एग्री क्लिनिक के अंतर्गत आती है। जबकि जो एग्री बिजनेस है इसमें बीज, उर्वरकों की बिक्री, कृषि यंत्र आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। हर बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, हर एग्जाम में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन है डेविल मैकलेलैंड की प्रेरणा का आवश्यकता है, वो भी अपने अभी पढ़ा है जस्ट 2021-22 के क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधकीय कौशल क्या है? क्या क्वेश्चन है? प्रबंधकीय कौशल क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय कौशल की व्याख्या करें। व्हाट इज द मैनेजरियल स्किल? मैनेजरियल स्किल क्या है और विभिन्न प्रकार के स्किल प्रकारों की व्याख्या करनी है। प्रबंधकीय कौशल की मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्रबंधकीय कौशल कुछ प्रबंधन गतिविधियों या कार्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधन स्थिति में किसी व्यक्ति का ज्ञान और क्षमता है। इस ज्ञान और क्षमता की सीख और उसका अभ्यास किया जाता है। हालांकि उन्हें आवश्यक गतिविधियों और कार्यों की व्यावसायिक क्रियान्वयन के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। प्रबंधकीय कौशल क्या होता है कि प्रबंधन के जितने भी कार्य होते हैं या प्रबंधन को पूरा करने के लिए जो स्थिति होती है, व्यक्तियों का ज्ञान होता है, उसको ही अपन प्रबंधकीय कौशल कहते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट, प्रकार की बात करें तो समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट, कर्मचारी प्रबंधन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, व्यवसायिक नियोजन बिजनेस प्लानिंग, वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राहक प्रबंधन कंज्यूमर मैनेजमेंट या कस्टमर मैनेजमेंट, ग्राहक प्रबंधन कस्टमर मैनेजमेंट है, बिक्री प्रबंधन सेल्स मैनेजमेंट। ये होते हैं इनके मुख्य रूप से प्रकार। अगला है समस्या क्या है? समस्या तो गंभीर है, व्हाट इज प्रॉब्लम, और समस्या के हल करने के चरणों को विस्तार से लिखना है। कोई भी अपने समस्या आती है, वो समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम अपने आती है वो क्या होती है, और प्रॉब्लम को हल करने के जो चरण होते हैं उनके बारे में अपन को बताना है।
व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में एक महत्वपूर्ण कौशल है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसमें स्थितियों का विश्लेषण करने, चुनौतियों की पहचान करने और प्रभावी समाधान विकसित करने की क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। समस्या समाधान के प्रकार। क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन था कि समस्या समाधान क्या है। क्या था क्वेश्चन? समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्व प्लान, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उनके बारे में पूछा गया था, तो समाधान लिखने भूल गई। चरण की बात करूं तो इसमें है कि यहाँ कोई मुद्दे या चुनौतियों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना। पहले तो है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है मुद्दे या चुनौतियों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना, तीसरा है समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद में इसके कारणों, दायरे और संभावित प्रभाव को समझें, संभावित समाधान उत्पन्न करें। ये है इसके चरण। अगला क्यों उस पर है, फिर स्पष्ट करने के बाद में उस पर मंथन करना है। मंथन करें और विभिन्न समाधानों की सूची बनाएं, समाधानों का मूल्यांकन करें, सर्वोत्तम समाधान का चयन करें, समाधान लागू करें, निगरानी और मूल्यांकन करें। यह था प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला क्वेश्चन है अपना कि कृषि व्यवसाय पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव बताइए। क्या था क्वेश्चन? कि कृषि व्यवसाय पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार किसी भी प्रकार की नीतियों को संदर्भित करता है। कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो नीतियां होती है उनको संदर्भित करता है। जो अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रभाव इस प्रकार है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के अंदर जो आर्थिक सुधार थे उनका प्रभाव इस प्रकार से है। आर्थिक सुधारों के कारण भारत 2 वर्षों की अवधि 1991 के आर्थिक संकट से उबरने में सक्षम था। एलपीजी को अपनाने और रुपए के अवमूल्यन के कारण भारत अपने बीओपी घाटे को कम करने में सक्षम था और विदेशी निवेशकों को अर्थव्यवस्था में आकर्षित करने में सक्षम था, और जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुई? वृद्धि हुई। इनको आप एक बार जरूर पढ़ लेना। नए सुधारों के साथ भारत की जीडीपी में काफी वृद्धि हुई है। आर्थिक सुधारों के कारण बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, जिससे निजी ऑपरेटरों के प्रवेश की अनुमति मिली। महंगाई दर में क्या हुई? कमी हुई। अगला क्वेश्चन है कि स्वोट विश्लेषण क्या है। स्वोट विश्लेषण की विशेषताओं और उनके लाभों का उदाहरण सहित समझाइए। तो 2021-22 के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आता है स्वोट एनालिसिस, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि परियोजना निर्माण को परिभाषित करें। परियोजना निर्माण की विशेषताओं, चरणों और परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की व्याख्या कीजिए। यह भी 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में वो रिपीट आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अपने। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का दर्शन क्या है, प्रबंधन को परिभाषित करना है, उसका दर्शन क्या है और सिद्धांत लाभों क्या है, विस्तार से लिखना है। अगर मैं बात करूं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम की बात करूं तो टीक्यूएम एक प्रबंधन का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य को एकीकृत करता है। टीक्यूएम क्या है? टीक्यूएम एक मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का सिद्धांत है, प्रबंधन का सिद्धांत है, जो ग्राहकों की आवश्यकता और संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य को एकीकृत करता है। टीक्यूएम कुछ संगठन को मजबूत करने के लिए कर्मचारी से लेकर सीईओ तक पूर्ण अधिकार देता है, ताकि वे अपनों से संबंधित उत्पाद एवं सेवाओं को सुधार चैनलों के माध्यम से उचित प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन का गुणवत्ता निश्चित रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी है। अगला है टीक्यूएम के सिद्धांत। अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम के सिद्धांत की बात करूं तो इसमें पहला है कार्यकारी प्रबंधन, परीक्षण, ग्राहक फोकस, निर्णय लेना, कार्य प्रणाली और उपकरण, निरंतर सुधार, कंपनी संस्कृति, कर्मचारी शामिल, उत्पाद की आवश्यकताएं, गुणवत्ता नियोजन, गुणवत्ता आश्वासन। अगला है कि टीक्यूएम के लाभ।
इसका लाभ यह है कि इससे संतुष्ट रहता है, क्योंकि कंपनी के पास उत्पाद तथा सेवा बेहतरीन होती है और उससे कोई गलती नहीं होती है। इससे उत्पाद की डिफेक्टिव को कम किया जा सकता है, उत्पाद के जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि टीक्यूएम का मुख्य कार्य प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, जिससे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें यह पता चलता है कि मार्केट में कितना उत्पाद की जरूरत है, इससे कंपनी की कॉस्ट में भी कमी आती है। तो स्टूडेंट्स, अपन ने दो पार्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर अपन ने लगभग 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्व किया है। मुझे आशा है कि अपने जो एग्जाम के अंदर है ये क्लास है बहुत ही शानदार रहेगी, पेपर को नस्ते नाबूद करने में सहायक होगी। अभी तक आपने इस क्लास को दोस्तों के पास में शेयर नहीं किया है तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये पेपर सॉल्यूशन की जो क्लास है विजय बैच ये किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।